तो स्वागत है आपका एक फ्री कॉमिक इलस्ट्रेशन मास्टर क्लास में, जिसके अंदर आप पेंसिलिंग देखेंगे, डिजिटल इंकिंग देखेंगे और डिजिटल कलरिंग देखेंगे। मैं हूं दिलीप चौबे। एक सीरीज का कंसेप्ट है जिसके ऊपर 30 ग्रेट इंडियन वॉरियर्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। ये कंसेप्ट डेवलपमेंट है और ये एपिसोड 3 है, जिसमें हमारे आज के राजा हैं समुद्रगुप्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ थंबनेल आइडियाज स्क्रिबल कर रहा हूँ। उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर हैं समुद्रगुप्त, और मैंने इनकी 2 छवि अपने दिमाग में रखी है, एक वॉरियर समुद्रगुप्त और एक म्यूजिशियन समुद्रगुप्त। तो जो हमारा कॉमिक का साइज होता है उसी साइज प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में मैं 2 कैरेक्टर, एक वॉरियर और एक म्यूजिशियन, ये पहले मैंने कंपोज किया, पीछे टेक्स्ट की थोड़ी जगह रखी। अब ये एक हीरो हैं, एक नायक हैं, तो इनका बॉडी शेप बड़ा डायनामिक होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रापास्टो बनाने की कोशिश की है मैंने। और इनके हाथ में एक स्वॉर्ड है और यहाँ पे ये एक वाद्य बजा रहे हैं। ये वीणा नहीं है, ये इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया और ये एक अलग टाइप का ही वाद्य यंत्र है। और इनके जो मैंने जब रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर ये वाला स्कल्पचर मेरे को दिखाई दिया। तो ये थंबनेल मेरे को अच्छा लग रहा है, जिसके अंदर एक वॉरियर के रूप में ये खड़े हैं और एक म्यूजिशियन के रूप में बैठ के ये म्यूजिक बजा रहे हैं, और पीछे इनका टेक्स्ट है जो टाइटल है, और थोड़ी सी बिल्डिंग है, थोड़ा मगध या पाटलिपुत्र जिसको आप बोलते हैं। तो ये हो गया थंबनेल आइडिया। अब मैं इसकी फाइनल पेंसिलिंग कर रहा हूं। तो देखिए 3 स्टेप हैं, पेंसिलिंग और इंकिंग और कलरिंग। ये 3 स्टेप होते हैं कॉमिक बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं पेंसिलिंग पे काम कर रहा हूं, और बहुत ही डायनामिक पोज है, तो एनाटॉमी बहुत ज़रूरी है। तो एनाटॉमी बहुत ही मतलब कंपलसरी है, मान लीजिए। तो जितने प्रॉप्स एंड आर्मर्स ये सब हम बाद में डालते हैं, पहले एनाटॉमी के ऊपर काम कर रहा हूँ। और क्योंकि ये एक वॉरियर हैं, ये लड़ाई युद्ध कला में ये दिन भर मतलब निपुण हैं और लड़ाई वड़ाई करते हैं, तो बलशाली दिखने चाहिए। तो हीरो जो है, जो नायक है, वो हमारी नज़र में एक सॉलिड मतलब खूब मेहनत करने वाला और संघर्षशील और वॉर जोन में। तो ये जो इनके जिम वगैरह हुआ करते होंगे, तो वो तो हम जैसे हमारे यहाँ पे कुश्ती के जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पे जिस तरह के चीज़ें रखी जाती हैं, ये वही सब यूज़ करते होंगे। तो इनकी बॉडी जो है मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही गठीला और इस तरह का मैंने सोच रखा है। और ये सेम कैरेक्टर हैं जब ये संगीत के संगीतज्ञ भी थे। तो ये जितना मैंने रिसर्च किया, क्योंकि जो मैंने रिसर्च किए जिसमें जो कॉइन्स है उसके ऊपर ये बैठ के और कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो ये जो सीरीज़ है इसके अंदर 30 ग्रेट इंडियन वॉरियर्स रहेंगे, जिसमें ये एपिसोड 3 है। और ये फ्री कॉमिक इलस्ट्रेशन मास्टर क्लास हो रही है। ये 3रा मास्टर क्लास है आपके लिए। हर मास्टर क्लास में कुछ नया प्रयोग, कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा जो आने वाली पीढ़ी है। देखिए, भारत सरकार कुछ ABGC पॉलिसी लेके आई है और वो चाहती है कि हर राज्य में अलग अलग क्रिएटिव लोग हों और अपना कॉमिक बनाएं, किताबें बनाएं, इस तरह की चीज़ें वो काम करें। और हमारे टेक्स्ट बुक में भी पढ़ाई हो इस तरह की, और एक करियर ओरिएंटेड। तो मैं तो 40 साल से ही कर ही रहा हूँ, और मेरा भारत आने का उद्देश्य भी सिर्फ यही है कि मैं भारत के जो क्रिएटिव लोग हैं उनको दुनिया के किसी अलग लेवल पे, दुनिया में हम दिखा पाएँ कि हमारे देश का टैलेंट इस लेवल पे है। तो इस वजह से मैंने स्कूल खोला है, और करीब 100 से ऊपर लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। और हर क्षेत्र में, हर राज्य में लोग कॉमिक बना रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लोग हों। आप अगर एनिमेशन इंडस्ट्री में हैं तो भी आप कॉमिक बना सकते हैं। आप एक फौजी हैं, एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी हैं। कॉमिक बनाना एक तरीका है, एक टेक्निक है, एक उसकी पढ़ाई होती है। मैं अमेरिकन सिलेबस पढ़ा रहा था सीक्वेंशियल आर्ट का। अब मैं इंडिया में हूँ, तो जो सीक्वेंशियल आर्ट की जो पढ़ाई होती है मुझे पता है कैसे पढ़ाया जाता है। तो जो लोग हमारे YouTube से वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको और एक बात बता दूं कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो YouTube पे नहीं डालता हूँ भाई। जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये एक तरह का एक्सटेंडेड
टीचिंग मटेरियल है फॉर माय स्टूडेंट जो हमसे पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक्सटेंडेड टीचिंग मटेरियल है, क्योंकि 2 घंटे क्लासेस होती हैं। इस तरह की डेमो मैं विस्तार से क्लास में नहीं दे सकता, तो वो टाइम निकाल के अपने एक तरह का उनका सिलेबस है। तो ये समुद्रगुप्त हैं, और थोड़ा बहुत मैं अभी, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी स्टेज है, अभी फाइनल रिसर्च बाकी है, स्क्रिप्ट बाकी है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत समुद्रगुप्त का इतिहास आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपकी रुचि इतिहास में जाके पढ़ने की बन पाए। तो समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के एक महान शासक थे। वे गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक गिने जाते थे। उनके शासनकाल में भारत राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, ये तीनों रूप से आगे बढ़ा, और इतिहासकार उनको एक महान योद्धा और कुशल शासक और कला प्रेमी राजा मानते हैं। और उनको हम एक नेपोलियन भी बोलते हैं बहुत लोग। और उनका शासनकाल लगभग 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक रहा। तो आप पेंसिलिंग पे नज़र बनाए रखिए। थोड़ा सा इतिहास मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। बाद में जब इस पे फुल एंड फाइनल रिसर्च होगा, जब इसकी किताबें बनेंगी, तब अद्भुत आनंद आएगा। किताब का मेरा प्लान है कम से कम 100 पेज की किताब हो और मेरे किसी स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया हो, और आर्ट की क्वालिटी यही हो। तो और थोड़ा सा समझते हैं इनका जो परिवार था या इनका जो प्रारंभिक जीवन था। समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था, जिनके ऊपर मैंने पहला एपिसोड बनाया था, और जो गुप्त वंश के संस्थापक शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त उन्हीं के पुत्र थे। उनकी माता का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी वंश से थीं, और इस कारण गुप्त वंश को राजनीतिक मजबूती मिली, और समुद्रगुप्त को बचपन से ही युद्ध कला और राजनीति और धर्म और कला की शिक्षा दी गई। वे बचपन से ही तेज बुद्धि और साहसी स्वभाव के थे। तो समुद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस निर्णय से अन्य राजकुमार असंतुष्ट थे। ये बहुत कॉन्स्पिरेसी थी इन फैमिली में। शुरुआत में अशोक के साथ भी बहुत सारी थी, और समुद्रगुप्त तो ऑलरेडी डिसाइडेड थे कि ही विल बी द किंग। तो इनकी जो योग्यता थी, इनकी जो एबिलिटी थी, उसके कारण सभी विरोधियों को समाप्त कर दिया गया जो भी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, और सफलतापूर्वक इन्होंने सिंहासन संभाला। ये धोती मैं बनाने वाला हूँ, जो हमारा नेशनल ड्रेस बोलते हैं हम। आज के बच्चों को धोती बांधना नहीं आता है, मुझे जहाँ तक लगता है। आजकल तो धोती भी इलास्टिक वाली मिलने लगी है भाई। तो धोती बांधना एक कला है। ये सारे युवा वर्ग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, सभी को धोती बांधना आना चाहिए। और हर राज्य में अलग तरह से धोती बांधी जाती है। उत्तर प्रदेश में कुछ अलग तरीके से, बिहार में भी थोड़ा सा अलग होता है, बंगाल में तो बहुत ही अद्भुत होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। तो ये हमारे देश का ड्रेसिंग धरोहर है। आप लोग धोती पहना करिए। मैं एक वीडियो डालता हूँ, धोती पहन के मैं कुछ बनाता हूँ। तो ये बहुत ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और सेनापति भी थे। इनके युद्ध अभियानों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयागराज जो है, वहाँ पे एक अशोक स्तंभ है जिसके ऊपर ये लिखा गया है, और उसमें उनके दरबारी कवि जो हरिशेन थे, उन्होंने उनके जितने भी विजय हैं उनका वर्णन किया है। और समुद्रगुप्त ने सबसे पहले उत्तर भारत के कई छोटे छोटे जो राजा थे उनको पराजित किया। उसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत की ओर भी अपना अभियान चालू किया, और इस अभियान में उन्होंने कई शक्तिशाली राजाओं को हराया, लेकिन उन्हें अपने साम्राज्य में पूरी तरह शामिल नहीं किया। ये एक तरह की पॉलिसी थी इनकी। उन्होंने उन राजाओं को फिर से उनका राज्य लौटा दिया, बशर्ते उनको टैक्स देना होता था, और गुप्त साम्राज्य के अधीन वो काम करते थे।
समुद्रगुप्त की नीति बहुत समझदारी वाली थी। वे केवल युद्ध करके राज्य को नष्ट नहीं करते थे, बल्कि जो हार जाते थे जो राजा, उनको सम्मान से अपने अंडर में पार्टनर की तरह रखते थे। इससे उनके साम्राज्य में शांति बनी रहती थी और विद्रोह बहुत कम होते थे। उनके साम्राज्य में उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के बहुत बहुत बड़े बड़े भाग शामिल थे। तो देखिए, एक ज्वेलरी है, और इस बार मैंने डिसाइड किया है कि 2 कवर पेज जो मैंने बनाया था वो एकदम ट्रेडिशनल था। मतलब पेंसिल से हमने ड्राइंग किया, फिर जो सेकेंड स्टेप था वो हमने ट्रेडिशनली उसको इंक किया, ताकि मैं लोगों को बता सकूं, जो नए ज़माने के बच्चे हैं उनको समझा सकूं कि ट्रेडिशनल कितना इजी होता है। Traditional is much easier. Seriously, I'm telling you seriously, with 40 years of experience doing comic illustration. फिर आता है डिजिटल इंकिंग। तो इसमें मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो विद्या हमने ट्रेडिशनल में सीखी है, वो विद्या कैसे डिजिटल में होता है। कंप्यूटर से कुछ नहीं बनता, कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है कुछ बनाने के लिए। अगर आपको वर्ल्ड क्लास आर्ट वर्क चाहिए, इंटरनेशनल लेवल का आर्ट वर्क चाहिए, तो आपको ये वाली विद्या, ये वाला तरीका सीखना चाहिए। अपनी बड़ाई की है भाई, इंटरनेशनल वाली देख लो, मतलब कहीं से कम है, कहीं से कम है क्या? चलिए थोड़ा सा और बताते हैं आपको समुद्रगुप्त के बारे में। मैं जो ये बता रहा हूँ, आई वॉन्ट एवरीबडी हु एवर watching my video, they should read about समुद्रगुप्त। बहुत सारी किताबें हैं समुद्रगुप्त के ऊपर। शुरुआत में जब मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एविडेंसेस बहुत रेयरली दिख रहे थे कि उन्होंने क्या किया, उनको दिखते कैसे थे या उनके कॉस्ट्यूम क्या थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कम दिखाई दिया। फिर अशोका के बारे में कुछ एविडेंसेस मिले, कुछ स्कल्पचर्स मिले, जिससे हमको चीज़ें और क्लियर दिखने लगी। समुद्रगुप्त से मुझे चीज़ें दिखनी शुरू हो रही। तो बहुत सारी किताबें हैं, आप उन किताबों को मंगवाइए, और बहुत ही सस्ती दरों पे हैं। मतलब बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स ने लिखे हैं, 100 रुपये, 150, 200 इसी तरह की किताबें समुद्रगुप्त मौर्य के। और हर भाषा में आपको, तमिल में मिल जाएगा, बंगाली में मिल जाएगा, उड़िया में मिल जाएगा, और हिंदी अंग्रेजी में तो है ही है। तो आपके कलेक्शन में भारत के इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए ना। पहले हम अपने देश के बारे में कुछ कुछ कर लेते हैं, बाद में हम जापान के देश के लिए करेंगे, महंगा बनाएंगे। जापान भी तो हमारे बगैर काम नहीं हो रहा ना उनका, हम ही तो बनाएंगे ना जापानी कॉमिक। खैर चलिए, आप बनाइए जो भी, जिस तरह का भी आप कॉमिक बनाना चाहते हैं, जिस तरह का आपका प्रेम है उसी के ऊपर करिए, लेकिन भारत माता की जय बोलते हुए थोड़ा सा इतिहास पे भी काम कर लें। तो समुद्रगुप्त एक बहुत अच्छे प्रशासक भी थे। उन्होंने साम्राज्य को प्रांतों में बांट रखा था, और जो नॉमिनीज टाइप, जैसे हमारे विधानसभा वगैरह होते हैं ना, उस तरह से कुछ योग्य अधिकारियों को भी नियुक्त कर दिया था। और टैक्स वाला जो व्यवस्था था वो बहुत ही सिंपल और व्यवस्थित था, और किसान और व्यापारियों, इन दोनों का ध्यान रखते थे। और न्याय व्यवस्था भी अच्छी थी, जिससे जनता संतुष्ट रहती थी। समुद्रगुप्त स्वयं भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया, और उनके शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है, और सभी धर्म के लोग शांति से एक साथ रहते थे, मतलब एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन में। तो ये मैं एक स्वॉर्ड बना रहा हूँ, एक तलवार है, और समझ लीजिए, मतलब ये जो समुद्रगुप्त हैं, उनसे पहले अलेक्जेंडर का शासन था। तो ये जो युद्ध में इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें हैं, तलवार है, लोहा लक्कड़, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, आर्मर वगैरह, वो ग्रीको रोमन पीरियड के बाद का है। तो हमारा देश सबसे धनी देश है, पहले भी था, आज भी है। और सोना चांदी हीरा जवाहरात, ये राजा है भाई, तो इनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन होते होंगे, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ज्वेलरी होती होगी, ये तो हम मान के चलते हैं। एक जो सबसे स्पेशलिटी मेरे को लगी समुद्रगुप्त, जब भी मैं पढ़ता हूँ समुद्रगुप्त के बारे में, कि एक ऐसा राजा जिसको कला और संस्कृति से बहुत प्रेम था।
समुद्रगुप्त कला और संगीत के प्रेमी थे। कहा जाता है कि वे स्वयं वीणा बजाते थे। अब ये जो वीणा जो वर्ड है ना, ये जो वीणा हम लोग देखते हैं, ये जो इनके कॉइन के ऊपर जो वाद्य यंत्र ये बना रहे हैं, मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि ये वाद्य यंत्र जो है ये बर्मा में पाया जाता है। तो अब उस समय तो सारा देश एक ही था, सारा ही हिंदुस्तानी मान के चलिए, तो अखंड भारत था उस समय। तो ये एक बर्मीज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो इनके हाथ में है। ये वीणा जैसा नहीं दिखता, ये गिटार जैसा नहीं दिखता, तो जिस तरह से मैं बना रहा हूँ ये वैसा दिखता है। तो रिसर्च किया भाई, तो ये जो वाद्य यंत्र है इसको आप देखिएगा तो कहा जाता है कि स्वयं म्यूजिक बजाते थे और उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर भी ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए इनका चित्रण मिलता है। और इनके शासनकाल में साहित्य, संगीत और कला, ये इन चीज़ों का खूब विकास हुआ और विद्वानों और कलाकारों को ये राजा के आश्रय नहीं, राजा क्या बोलूँगा उसको, राजाश्रय दिया जाता था। मीन्स ही कीप ऑल दिस विद्वान लोगों को अपने यहाँ पे। और समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य बहुत समृद्ध था, खेतीबाड़ी बहुत अच्छी होती थी और व्यापार देश और विदेश दोनों जगह से होता था और सोने की मुद्रा का प्रचलन था। तो इस वजह से इनके जो कॉइन्स है ना, इन पे इन्हीं की कुछ भाव भंगिमाएं और ये रहती थी और सोने की होती थी, गोल्ड कॉइन्स। और समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था और ये वीर योद्धा होने के साथ साथ दयालु भी थे और उदार शासक थे और वे विद्वानों का सम्मान करते थे और प्रजा की भलाई का ध्यान रखते थे। और इसी कारण इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये मैंने कई जगह पढ़ा इसको। तो लगभग 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई और इसके बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन संभाला, जिसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाया। इनके बाद ये जो एपिसोड 4 होगा, मैं विक्रमादित्य या जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। तो समुद्रगुप्त द्वारा बनाई गई मजबूत नींव के कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास के महान शासकों में से एक थे, जिन्होंने युद्ध और प्रशासन और धर्म और कला और अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये जो म्यूजिक यंत्र है देख लीजिए आप, तो ऊपर एक पाइप जैसी जा रही है और ये जिसमें ये जो बजा रहे हैं, ये वहां से ना तार जो है, स्ट्रिंग, ये जो धागे बांधे ना हमने, ये धागे, इन धागों से जुड़ा हुआ है वो तार। तो आई कैन हियर द म्यूजिक, मुझे, हाँ, ये जो तार है ना वो उससे जुड़ा हुआ है। तो अब ये अगर हम इसको वीणा बोल रहे हैं तो वीणा ही सही, लेकिन एक अलग सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लगा मुझे, बहुत टाइम लगा इसको ढूंढने में। गूगल पे जाके ये बहुत ढूंढा, इंडिया में ये कोई बजाता नहीं है। अब मुझे नहीं पता उतना अच्छे से, लेकिन ये यंत्र मेरे को दिखाई दिया। तो समुद्रगुप्त का शासनकाल भारत के इतिहास में एक उज्जवल अध्याय है और हम उनको एक आदर्श राजा की तरह मानते हैं। जब मेरी टीम तैयार होगी, जो लोग हिस्टोरियन हैं और जो लोग सीरियसली हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लिखना चाहेंगे या रीराइट करना चाहेंगे, रिसर्च करने के बाद फिर उनकी 1-2 वर्कशॉप होगी जिसमें कॉमिक फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, और इसको हम ग्राफिक नॉवल टाइप का ही बनाना चाहते हैं। बड़ा सा हार्ड बाउंड 100 पेज की वर्ल्ड क्लास आर्ट वर्क और एक कलेक्शन हो लोगों के पास 30 वॉरियर का, और ऑथेंटिक हिस्ट्री से निकलना चाहिए। तो मैं चाहूँगा जो लोग हमसे जुड़ेंगे इतिहासकार, वो सारे म्यूज़ियम में जाएं। मैं चाहूँगा कि ओरिजिनल जितना हो सके कलेक्शन करा जाए
जितने जैसे मैंने बताया कॉइन्स, तो ये कॉइन्स बहुत सारे नेशनल म्यूजियम में भी हैं और भी बहुत सारे म्यूजियम्स में, पटना पाटलिपुत्र म्यूजियम में, वहाँ से जाके ये सब कलेक्ट करके फोटोग्राफ, उसकी डेट एकदम ऑथेंटिक। तो एक पूरा चैप्टर जो है कॉमिक के शुरुआत में या कॉमिक के बाद में, वहाँ पे ये सारे इमेजेस वहाँ लगाए जाएं और एक तरह का आर्काइव बनाया जाए कि हाँ ये भारत देश का एक ऑथेंटिक इतिहास है। और जो कॉमिक हो वो एकदम वर्ल्ड क्लास आर्टवर्क हो, वर्ल्ड क्लास पेंटिंग हो, वर्ल्ड क्लास इंकिंग हो। तो जो हम लोग चाह रहे हैं इंडिया में कंटेंट क्रिएशन के जो पावर है, दिस इज़ व्हाट वी शुड बी डूइंग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही करेंगे, मैं तो अभी तो स्टार्ट किया है मैंने, अभी तो आप देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। तो बहुत सारा सीरीज़ है दिमाग में, बहुत सारा कुछ करना है। अभी तक मुझे भारत सरकार की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया है, भारत सरकार की मेरे पे नज़र नहीं पड़ी है, पड़ेगी, अभी नहीं पड़ रही है तो कोई बात नहीं। तो ABGC पॉलिसी में मेरा रोल रहेगा, आज नहीं तो कल रहेगा ही। तो मुझे पता है कि कैसे कॉमिक इलस्ट्रेटर तैयार किए जाते हैं, क्योंकि मैं मेरा भी एक हिस्ट्री है, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट दिए हैं इंडिया को, बाहर के लिए भी दिए हैं और आगे भी देता रहा हूँ, और विदेश में भी मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट दिए हैं, करीब 1000 आर्टिस्ट तो मैंने ग्रेजुएट किए हैं, जिसमें कम से कम 60-70 लोग हैं जो सिर्फ कॉमिक के लिए लग गए हैं, कॉमिक से रिलेटेड या चिल्ड्रन बुक से रिलेटेड। और ABGC की पढ़ाई मैं कर रहा था, चाहे वो, क्योंकि डिग्री भी मेरा एनिमेशन था, विजुअल इफेक्ट हमारा काम हो ही रहा था वहाँ पे। और गेम मतलब ILM के लिए जो भी स्टूडेंट हमारे ग्रेजुएट होते थे, दे आर वर्किंग फॉर ILM। उस समय तो डबल नेगेटिव भी इंडिया में था। तो और गेम इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री, और सिंगापुर में कॉमिक सीन थोड़ा सा कम था क्योंकि महंगा ही महंगा बिकता है वहाँ पे। तो फिर भी बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। तो देखते हैं आगे चल के कब बुलावा आता है भारत सरकार की तरफ से, बट आई एम ट्राइंग, मतलब मैं रुक नहीं रहा हूँ और इस तरह के ट्यूटोरियल बना रहा हूँ जिससे लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो कि कॉमिक बनाने में कितना परिश्रम जाता है और क्या टेक्निक होती है और क्या प्रोसेस होता है और कितना एनाटॉमी जाता है, कितना पर्सपेक्टिव जाता है। अब पीछे की ये जो बिल्डिंग है इसके लिए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। तो अभी तो मैं स्क्रिबल कर रहा हूँ, मैं जब इसको इंक करूँगा ना तो मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड लगा के आपको दिखाता हूँ। पर्सपेक्टिव ग्रिड लगा के जब मैं इंकिंग करूँगा तो इसमें थोड़े बहुत करेक्शन करूँगा मैं। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, मतलब चीज़ों को समझना। डिजिटल मतलब सिर्फ ट्रेडिशनल से काम नहीं होता, क्योंकि मास प्रोडक्शन है ना। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि हमारे यहाँ पे इंडिया में हम लोग जो हमने कैटेगरी डिवाइड कर दिया था कि भैया ये आदमी जो है ये पेंसिलर है और ये आदमी जो है ये इंकर है और ये आदमी है जो कि डिजिटल कलरिंग करता है। अगर आप सीरियस हैं एनिमेशन इंडस्ट्री में जाने के लिए तो आपको ना ये तीनों काम आने चाहिए। यू शुड बी, भले आप करें या ना करें, आपको पता होना चाहिए कि पेंसिलिंग का क्या प्रोसेस है, इंकिंग का क्या प्रोसेस, कितना टाइम लगता है, और कलरिंग का क्या प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें मैं एकदम स्क्रैच से सिखाता हूँ अपने क्लास में। ये सब वीडियोस तो मैं जो मैं पढ़ाता हूँ तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा नहीं, क्योंकि फिर फ़र्क क्या रह जाएगा मेरे स्टूडेंट में और दुनिया में। तो देखिए ये हो गया हमारा पेंसिल ड्राइंग। बहुत सारा इसके अंदर डिटेल है, माइन्यूट डिटेल, जो कि हमने डाला नहीं है क्योंकि मुझे ही इंकिंग करना है। तो टाइट पेंसिलिंग मैं देता हूँ, मान लीजिए कोई और इंकिंग कर रहा है जबकि मुझे ही करना है। तो अब मैं ये आर्ट वर्क को डिजिटली ले आया, मतलब स्कैन करके ले आया, और फोटोशॉप के अंदर मैंने एक लेयर पे ये ड्राइंग रख दी है जो कि नीचे है, और उसके ऊपर वाले लेयर पे मैं इंकिंग कर रहा हूँ। तो मेरी अपनी इंकिंग के ब्रशेज हैं जो कि एकदम मुझे रिमाइंड कराते हैं जैसे ट्रेडिशनल इंकिंग के ब्रशेज होते हैं ना, ब्रश और क्रोकिल निब। तो इसके अंदर ये ज़रूरी था मेरे लिए भी कि थोड़ा सा वैरायटी भी हो, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ पेंसिलिंग आप कर लिए और ट्रेडिशनल इंकिंग आपको सिर्फ आता है और आपको डिजिटल इंकिंग नहीं आता है। तो इस वजह से मैं जानबूझ के इसको थोड़ा डिजिटल इंक करके ये वाला एपिसोड पे काम कर रहा हूँ। डिजिटल और ट्रेडिशनल में एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इसको आप ना एक एक पार्ट को एनलार्ज करके डिटेल आप डाल सकते हैं। ट्रेडिशनल में जितना बड़ा आर्ट वर्क है उसके अंदर उतना ही बड़ा आप कर सकते हैं, डिटेल उतने नहीं डाल सकते। तो ये थोड़ी सी सुविधा हो जाती है हमको
कि जब हम डिजिटली करते हैं। और दूसरी बात, ये जो हमने ज्वेलरी के जो लाइंस खींचे ना, ये जो ज्वेलरी वाले लाइन हैं, वो हम फ्री हैंड उतना अच्छा नहीं कर सकते। करते थे किसी ज़माने में, सांस रोक के तिरंगा की ढाल मेरे को बनानी पड़ती थी। मतलब आई हैव टू होल्ड माई ब्रेथ, लिटरली आई हैव टू होल्ड माई ब्रेथ। तो तिरंगा की ढाल जो है वो अगर हम क्रोकेल निब से कर रहे हैं या ब्रश से करते हैं, बड़ा सांस रोकना पड़ता था। और ट्रेडिशनल में ये है कि वो हमने पेन टूल से वो स्ट्रोक ले लिए जो एकदम राउंड वाले हैं। और अब मैं एकदम बिल्कुल जैसे आप लोग माइक्रोन से काम करते हैं ना, ये वही है, खाली टूल का फ़र्क है। अगर आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, डिजिटली इंकिंग कर रहे हैं, तो जस्ट टूल का ही फ़र्क है। और इसमें जो कोर शैडो है ना, वो आप देख रहे होंगे ना, कुछ शैडो जैसे हमने मार्क कर रखा है जिसको हमको काला भरना है, तो वो हम ब्लैक करेंगे उसको। हम आई विल फिल दैट विथ 100% ब्लैक। और तो ये फ़ायदा होता है, मतलब डिजिटली यू कैन क्रिएट स्ट्रेट लाइंस, वेरी इजी, कर्वी लाइंस। तो ये देखिए, इसको हम बोलते हैं हैचिंग। तो ये जो एकदम ब्लैक सॉलिड लाइन जो बनी है ना, इसको हैच करके वो जो कोर शैडो है ना, उस शैडो को हम लोग, वैसे कहा जाता है जो कोर शैडो वाला है ना, वो नेकेड लाइन होती है, उसको हमको लाइट के साथ मर्ज करना होता है। सो दैट्स व्हाई वी नीड हैचिंग फॉर दैट। समटाइम्स आई डू हैचिंग, समटाइम्स आई डू क्रॉस हैचिंग। तो ये जो मैंने बोला ना, ये शैडो मार्क कर दिया है मैंने। तो अगर देखा जाए तो जो चेहरा है, अगर हम टॉप लेफ्ट से लाइट लेके आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे शैडो पड़ेगा। और ये देख लीजिए, एकदम फ्री हैंड इंक कर रहे हैं, जैसे हम ट्रेडिशनल इंकिंग करते हैं ना, तो उसमें भी हम पेपर रोटेट कर लेते हैं। बहुत सारे स्ट्रोक मेरे ना ऊपर से नीचे वाले अच्छे नहीं होते। तो ये कोर शैडो है, कोर शैडो के लिए हमने एकदम से ब्लैक भर दिया। और यही चीज़ हम ट्रेडिशनल भी करते हैं। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, टूल का फ़र्क है। और हाई रेज आपको मिल जाता है, एकदम बिल्कुल हाई रेज। तो ये सुविधा होती है हमारे। और कलरिंग वाले के लिए पहले तो ये है ना कि कॉमिक भी टीम वर्क का ही काम है। एक आदमी पेंसिलिंग कर रहा है, फिर एक डिजिटल इंकिंग कर रहा है, या ट्रेडिशनल इंकिंग कर रहा है, फिर कलरिंग होती है। अगर ये सारा प्रोसेस आपको पता है, देन ओनली यू कैन हैंडल अ टीम, कि कहाँ पे क्या स्ट्रोक है। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये एक्स्ट्रा टीचिंग मटेरियल है, वो मैं इसलिए भी बता दे रहा हूँ। और ये जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका भी भला होगा, इससे कुछ तो समझ में आएगा कि हाँ, ऐसे ये प्रोसेस है कॉमिक बनाने का। और देश में आजकल माहौल बना ही है कि सब लोग को ABGC पॉलिसी पे बड़ा भरोसा है। मेरे को भी बहुत भरोसा, बहुत सारी हैपनिंग हो रही है, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग कॉमिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। पहले तो कॉमिक इंडस्ट्री तो थी नहीं, हम लोग बहुत कोशिश किए, मैंने भी बहुत लोगों को ट्रेन किया, बहुत लोगों को इस इंडस्ट्री में लाया, और आज भी वही कर रहा हूँ। और देखता हूँ मेरा क्या योगदान रहता है। हालांकि अभी मेरा फोकस है पढ़ाने पे, मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरह की जो सीरीज़ हमारी कॉमिक के ऊपर बन रही है, ये अवेयरनेस के लिए, कि आप भी देख लो कि कॉमिक बनाने में क्या जाता है, मतलब क्या तरीका है, क्या जाता है नहीं, मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस गोज इनटू मेकिंग अ गुड कॉमिक आर्ट वर्क। तो ये इंडिया का पॉप कल्चर है। ये इसके अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि ये जापान का पॉप कल्चर है या अमेरिका का पॉप कल्चर है, नहीं, ये हमारा एक इंडिया का एक स्टाइल है। बहुत सारे कॉमिक आप उठा के देख लो, हमारे देश का भी एक स्टाइल रहा है भाई। हमारा ही अमर चित्र कथा है, आप उठा के देख लीजिए, वो हमारे देश का स्टाइल है, अपन का स्टाइल है। तो हम फैन आर्ट नहीं बना रहे हैं, मतलब अगर आप मांगा में कर रहे हैं काम, तो वो आप फैन आर्ट बना रहे हैं जापान के लिए। उनका भी कुछ मैं न्यूज़ में देखता रहता हूँ कि उनका भी कुछ इंटरेस्ट है इंडियन मांगा बनाने का। अच्छा है, बनाइए, सब लोग बनाइए। कॉमिक बनना चाहिए, क्योंकि कॉमिक बनेगा तब और छोटे बच्चे जो है ना, बच्चे मतलब स्कूल में देखिए, एनिमेशन और कॉमिक और गेम ऐसे डिज़ाइन, ये आर्टिस्टों के काम है, टेक्नीशियंस के नहीं।
आर्टिस्ट जो लोग ड्रॉ करते हैं, जो भी सोचते हैं उसको वो ड्रॉ कर सकें। तो ड्राइंग इज द की। स्कूल में ड्राइंग बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को बचपन से। देखिए मेरे पास ना बहुत सारे इंजीनियर्स पढ़े हैं अभी तक, और इंजीनियर लोग हमारे पास आते हैं और बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, और मेरा आत्मसम्मान बढ़ जाता है जब मैं किसी इंजीनियर को पढ़ा रहा होता हूँ और वो मेरे को बताते हैं कि सर मैंने अपने पूरा जीवन जो है इंजीनियरिंग करी, लेकिन मेरे अंदर एक कॉमिक इलस्ट्रेटर छुपा था, और जब वो काम करते हैं तो बहुत ही आनंद आता है, अद्भुत काम होता है उनका। तो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया, क्योंकि उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएटिव फील्ड में नहीं दिख रहा था एक ज़माने में। दैट्स व्हाई दे बिकम इंजीनियर, बट देयर कोर टैलेंट वाज टू बी एन आर्टिस्ट। मेरे पास कुछ बैंकर हैं जो कि बैंक में जॉब करते हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ, और वो अपने आप को भी टेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं उतना क्रिएटिव हूँ पहले से। तो अगर लगा रहे, मेरा भी काम बहुत अच्छा नहीं था किसी ज़माने में, मतलब शुरुआत में, क्योंकि प्रेशर रहता था बहुत सारी चीज़ों का। तो लेकिन फिर भी मैं सरवाइव किया इस इंडस्ट्री में, काफ़ी सालों तक सरवाइव किया। बाद में मैं एजुकेशन में गया, तब भी मैं सीक्वेंशियल आर्ट भी तो पढ़ा रहा था वहाँ पे। तो ये था कि जो मेरी जो स्पेशलिटी है कॉमिक इलस्ट्रेशन का बैकग्राउंड जो है, वो उसका फ़ायदा बहुत कुछ सिंगापुर ने उठाया। मतलब आई एम नॉट टेलिंग दैट वे। सिंगापुर के बच्चों को मैंने बहुत प्रेम से, बहुत आनंद करके कॉमिक बनाना सिखाया, और हर सेमेस्टर मेरे को 30-40 कॉमिक मिलती रही बनाया एकदम रेंडर, फुल्ली रेंडर विद देयर ओन स्टोरी एंड ऑल। तो ये दोबारा है, हिस्ट्री इज रिपीटिंग। इससे पहले भी मेरा एक कॉमिक बुक स्कूल था, आज से 30 साल पहले इंडिया में। अब फिर से दोबारा से हो रहा है। तो देखते हैं कितने क्रिएटिव मैं इंडस्ट्री में ला सकता हूँ अगले 2 साल में। 100 तो ले ही आऊँगा। तो ये प्रॉपरली मैं हैच कर रहा हूँ और प्रॉपरली इंकिंग कर रहा हूँ, एकदम ठोक बजा के, एकदम तसल्ली से। तो ये होता है हैचिंग, और ट्रेडिशनल भी ऐसे ही होता है और डिजिटल भी ऐसे होता है। ट्रेडिशनल और डिजिटल का एक और फ़र्क है कि उसमें ना मेरी आंखों पे बहुत दबाव पड़ रहा था जब हैच वगैरह कर रहे थे, तो इस वजह से मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। मतलब ट्रेडिशनल और डिजिटल में ज़्यादा फ़र्क दिख नहीं रहा है। देख लीजिए आप, वही क्वालिटी आप एक बार अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य वाले टॉपिक पे आप देखिए। तो बहुत एक्साइटिंग चल रहा है, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अभी उनके प्रोजेक्ट के क्लासेस आने वाले हैं जिसके अंदर वो लोग कॉमिक बनाएंगे। तो करीब 20-25 बच्चे हैं जो लोग 2 बैच में पढ़ रहे हैं, एंड देयर कॉमिक स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट्स आर कमिंग सून। मैं दिखाऊंगा आपको कि उनकी कॉमिक कैसे बनती है। टाइम लगता है कॉमिक बनाने में, लेकिन सिर्फ 2 महीने में आदमी इस लायक बनने की कोशिश करता है कि वो कॉमिक बना सके फ्रॉम स्क्रैच। तो ये बड़ा सम्मान की बात है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी ज्वेलरी मैंने डाली है, क्योंकि इससे ना एक कलर मिलता है, और अभी तो इस पर बहुत काम होना है। ये जस्ट कंसेप्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है। जब मैं 30 सारे कंसेप्ट कर लूँगा, मैं क्रम से चल रहा हूँ, और मतलब जो भी इंडिया के हिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जिस क्रम से हमको दिख रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ संभाजी महाराज के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, राणा प्रताप के लिए। तो उनका नंबर आएगा, धीरे धीरे आएगा अभी, और टाइम लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और अच्छा है कि इसी बहाने आप लोग भी इस वीडियोस को देख रहे हैं। कोशिश करिएगा, मतलब आप वीडियो पूरा, लंबी वीडियोस हैं, मतलब वीकेंड सेलिब्रेशन है आपका, और आपको अभी तो होली पे ये वीडियो आप देख रहे होंगे। होली का भी आपको स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई है, और थोड़े अच्छे से रंग के लिए परिवार के साथ समय बिताइए, और मेरा वीडियो ज़रूर देखिए और शेयर कर दिया करिए। बहुत लोगों को इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है इंडिया में, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, जो कि सीरियस हैं इसको करियर बनाने के लिए। तो उनको ज़रूर ये फॉरवर्ड किया करिए ये वीडियो, और आपके अगर कोई सवाल हो तो वो भी पूछ लिया करिएगा। मुझे अच्छा लगता है वो लोगों का रिप्लाई करने में। और
काफ़ी जो हमारे कंटेंट होते हैं ना, कोर्स कंटेंट में बार बार लोगों को सुनने को मिलता है कि फाउंडेशन क्लियर है कि नहीं। फाउंडेशन ये है फाउंडेशन, मतलब आपका ट्रेडिशनल भी उतना ही स्ट्रांग हो, और डिजिटल का फाउंडेशन का टूल से कोई लेना देना नहीं है कि हमने आपको टूल समझा दिया कि ये ब्रश है, इससे मिटाते हैं, और ये देखिए हैचिंग, ये देखिए तो ये एक तरह से ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं ब्लैक का, और एक सॉलिड जो ब्लैक करना है उसको मैं छोड़ दूंगा, तो एक रिवर्स लाइट टाइप की कोई चीज़ पड़ जा रही है, और ज्वेलरी बनाने में बहुत आनंद आता है। इनक्टोबर मैंने भर के ज्वेलरी बनाई। तो ऑर्नेट एक टॉपिक था जिसमें मैंने गणपति जी को बनाया, और ईश्वर का श्रृंगार करने का अवसर सभी को नहीं मिलता। तो ऑर्नेट तो ये मेरी ज्वेलरी है जो कि होयसाला में बहुत सुंदर मूर्ति में कार्विंग हो रखी है, तो वो वाला स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा होयसाला काइंड ऑफ ज्वेलरी मैं बनाना चाह रहा हूँ, और ये राजा हैं तो इनका तो बहुत ही हेवी ज्वेलरी होगी ना, और बहुत रच के ही बना सकते हैं, बट ये अभी कंसेप्ट डेवलपमेंट का टाइम है, और एक ही स्टाइल में लेके चल रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा स्टाइल वगैरह चेंज करेंगे ना, स्टाइलाइज करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। सीरीज़ तो सीरीज़ की तरह दिखनी चाहिए, और तो प्लानिंग यही है। पहले एक राइटर ढूंढे जाएंगे, जो राइटर्स की टीम ढूंढी जाएगी, ये एक आदमी का बस का नहीं है, और फिर उसको कॉमिक फॉर्मेट में लिखा जाएगा। लिखने के बाद इसके ऊपर पेंसिलिंग होगी। पेंसिलिंग वाले पार्ट में जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है उसमें मेरा सहयोग रहेगा, और उसके बाद जो टाइप पेंसिलिंग वगैरह है वो हमारा कोई स्टूडेंट ही करेगा, और करने के बाद डिजिटल इंकिंग भी कोई स्टूडेंट करेगा, और कलरिंग भी स्टूडेंट करेगा। तो ये एक बड़ा सा विजन लेके चल रहा हूँ। शुरुआत भी की थी हमने विनमिक्स की, तो मेरी समस्या वही थी कि इंडस्ट्री में आर्टिस्ट ही नहीं है तो करेगा कौन। अब 4 आर्टिस्ट हैं, वही इधर उधर काम कर रहे हैं। So India need desperately, India need comic illustrators, India need digital coloring artists, India need inkers, but where you can get these kind of people? तो मुझे समझ में आ गया कि भैया भारत इज डिमांडिंग दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट। एकमात्र यही जगह है जहाँ पे आपको ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी होगी कि आपको कॉमिक इलस्ट्रेटर भी मिलेगा, इंकर भी मिलेगा, डिजिटल कलरिंग आर्टिस्ट भी मिलेगा। तो ये मेरा योगदान है इसके अंदर, और काफ़ी दिल से लगा हूँ, और जो मेरी को समस्या आ रही है वही आगे चल के हर पब्लिशर को आने वाली है। तो मुझे क्रिएटिव्स बनाने हैं जो कॉमिक इंडस्ट्री को सर्व करें, और जो बच्चे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो पब्लिशर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर कनेक्टेड विथ मी ऑल्सो। मैं कभी कभी उन बच्चों का रिज्यूमे भी फॉरवर्ड करता हूँ, उनको भेजता हूँ कि ये आर्टिस्ट हैं, इनसे आप बात कर लीजिए, इनको आप काम दे दीजिए। तो वो भी काम चल रहा है। तो चलिए थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं। देखिए, जब एक पूरा एनाटॉमी बनाने के बाद पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये जो तलवार है ये अंदर को जा रही है, तो ये एक पर्सपेक्टिव है। ये जो ज्वेलरी है वो रैप अराउंड हो रहा है, तो एक 3D वॉल्यूम की समझ बहुत ज़रूरी होती है। 3D वॉल्यूम कैसे काम करता है, और इसी वजह से जो विदेशों में जो भी आर्टिस्ट बनते हैं, चाहे वो 3D इंडस्ट्री के हों या 2D इंडस्ट्री के हैं, उनको क्ले मॉडलिंग सिखाई जाती है। तो क्ले मॉडलिंग बहुत ही ज़रूरी है। क्ले से ना आपको समझ में आने लगता है कि ये चीज़ अगर रैप अराउंड हो रही है तो कैसे जाएगी। और हमारे यहाँ पे सिर्फ स्कल्प्टर लोग जो होते हैं, जो लोग स्कल्पचर की पढ़ाई करते हैं, वही क्ले मॉडलिंग करते हैं, जबकि जो एनिमेटर हैं या 3D मॉडलर्स हैं उनको क्ले मॉडलिंग की समझ होनी चाहिए। विदेश में ये होता है भाई। और ड्राइंग की नॉलेज होनी है। अगर आप अपने आप को एनिमेटर बोल रहे हैं, यू शुड बी ड्राइंग, आपकी एनाटॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं जागरूकता होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके मैं जागरूक करूँ, लोगों को समझाऊँ थोड़ा सा।
कोई प्लेटफॉर्म मिले तो अच्छा है, जैसे यूट्यूब मिला मेरे को और यूट्यूब से मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। तो जो शिक्षण प्रणाली है उसके अंदर भी हमको थोड़ी चीज़ें जो कैरिकुलम वाले पार्ट हैं उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा और फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। बच्चों का इंटरेस्ट, तो सभी बच्चे, मतलब भारत का हर बच्चा, मतलब जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वो सभी आर्टिस्ट हैं। आप देख लीजिए, आप अपने ही बच्चे को घर पे आप देख लीजिए, छोटा सा बच्चा है, वो कितनी अच्छी पेंटिंग कर रहा है, कितनी अच्छी ड्राइंग कर रहा है। और जरूरी नहीं है मतलब कि जैसे करियर होता है ना, करियर में सबको इंजीनियरिंग बना दो, डॉक्टर बना दो और वकील बना दो और एमबीए करा दो। आर्टिस्ट क्यों नहीं बना रहे हो आप? मेरे को देख लो, मैं एक अच्छा एग्जांपल लूँ। मैंने घर से, मेरे आस पड़ोस के सारे तो इंजीनियर बन रहे थे, लेकिन मैं बना आर्टिस्ट और बीएचयू में गया और वहाँ धमाका कर दिया और टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट बना, विदेश में जाके विदेशी डिग्री पढ़ाई अमेरिकन, और फिर वापस भारत आया, भारत देश की सेवा कर रहा हूँ। तो आर्ट में बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा करियर है भाई। नेम, फेम, मनी, ये 3 चीज मिलती है आपको। 4 लोग जानते हैं आपको इंडस्ट्री में, और एक छोटा सा इंडस्ट्री है अभी फिलहाल। और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगी है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ही जल्दी एक बहुत अच्छा सा मेक इन इंडिया, क्रिएट इन इंडिया वाला कम्युनिटी और एक इंडस्ट्री बनेगा, जहाँ पे हम अपने प्रांतों में बैठ के एनिमेशन फिल्में बनाएंगे, कॉमिक बनाएंगे अपने प्रांत में। ये नहीं है एनिमेशन इंडस्ट्री डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन आउटसोर्स, ये वाला कहानी खत्म हो जाएगा भाई। बड़े बड़े स्टूडियो बन गए हैं, उसके अंदर अमेरिका काम कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन करना भी चाहते हैं वो काम। तो आउटसोर्स्ड इंडस्ट्री चल रही है अभी तक एनिमेशन के नाम पे। तो सही वाली पढ़ाई होनी चाहिए। फाउंडेशन की जो आर्ट का, जो क्रिएटिव फील्ड का जो फाउंडेशन है, वो मैं पढ़ाता हूँ, सिर्फ 2 महीने में पढ़ा देता हूँ। अब देखते रहिए, मजे लीजिए। देखिए, शैडो में डाल रहा हूँ, ये जितने भी कोर शैडो डाल रहा हूँ, मतलब हालांकि मैं ये कलर से भी कर सकता था। तो किसी ज़माने में एक तरीका हुआ करता था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ फ्लैट कलरिंग होती थी फोटोशॉप से। मैजिक बैंड से सिलेक्ट किया और फ्लैट कलर डाल दिया। तो हम लोग इंक इस लेवल पे ले जाके करते थे कि ब्लैक एंड वाइट से ही पूरा आर्ट वर्क निकल के आ जाए, दिखे। अब चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि कलरिंग का स्कोप बहुत हो गया है। तो देखिए, ये हैचिंग का अलग अलग पार्ट का हैचिंग अलग अलग तरीके से मैं करता हूँ। अब जैसे ये ब्लैक है ना, एकदम सॉलिड ब्लैक है, तो ये सॉलिड ब्लैक को मर्ज करने के लिए, मिड टोन बनाने के लिए हम हैच करते हैं। तो वॉरियर समुद्रगुप्त बन गए। अब ये म्यूजिशियन समुद्रगुप्त थोड़े से काम हैं, थोड़े से म्यूजिक में लीन हैं और एकदम बिल्कुल शांत होके अपना वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। और तो 2 रूप मैंने इनके बनाए। और अगर यही लेवल हो पूरा कॉमिक का, पूरी किताब का, तो क्या ही आनंद आए भाई, क्या ही आनंद है। और मेरा लंबा एक्सपीरियंस है कॉमिक बनाने का। मेरा कुछ गलत वाला भी रिकॉर्ड है। मेरा स्पीड बहुत तेज है भाई कॉमिक बनाने में। तो जब मैं विजुलाइज करने बैठता हूँ तो एक दिन में 10-12 पेज ऐसे विजुलाइज करता हूँ। उसके बाद उसको कोई अच्छा पेंसिलर उसको क्लीन कर सकता है। तो ये मेरा स्पीड है सोचने का। 10-12 पेज तो मैं खींच ही देता हूँ एक दिन में। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में ना, एक कॉमिक बनाने के लिए एक फॉर्मेट, एक पेज होता है, एक किताब होती है। एक अमेरिका में क्या बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, वहाँ पे ना कॉमिक बनाने के लिए एक स्केच बुक टाइप का होता है। इंडिया में तो मिलता ही नहीं, लेकिन अब मिलेगा धीरे धीरे। कॉमिक बनाने के जो ट्रेडिशनल टूल हैं, क्रोकिल निब वगैरह, वो भी नहीं मिलता है। माइक्रोन तो बाद में आया ना, तो पहले थिक एंड थिन तो जो आपको ब्रश से मिलेगा वो, यही सब फायदे हैं डिजिटल करने से। ये सब फायदे हैं फोटोशॉप से। आप रोटेट कर सकते हो पेज की तरह, और
सिमुलेटेड है। जो इसके स्ट्रोक्स मेरे को मिलते हैं ये एकदम ब्रश या क्रोकिलनी वाले मिलते हैं। तो ये जो लंबे वीडियो हैं हमारे 1-1 घंटे वाले, उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और हम कोशिश करते हैं कि बन जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन रेंडर होने में भी बहुत टाइम लगता है। फिर उसको क्लीन अप करो, फिर उसको एडिट करो, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। लेकिन उम्मीद है आप लोग को कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जो लोग इस फील्ड के नहीं हैं, जो लोग कॉमिक के फील्ड के हैं, उनको तो मालूम ही है, उनके लिए तो है ही नहीं। मैं भी सीखता रहता हूँ, बहुत युवा पीढ़ी के नए आर्टिस्ट आए हैं, उनसे सीखने को मिलता है मेरे को। और एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, अभी तक एग्जिस्ट करती है कॉमिक की। और अब नए लोग जुड़ रहे हैं, अब बहुत आनंद आता है। मैं नए आर्टिस्टों को देखता हूँ, उनके हाथ में एक उनकी बनी हुई कॉमिक रहती है, और मैं जानता हूँ ना कि एक कॉमिक जब पूरा आप स्क्रैच टू फिनिश बनाते हैं तो और वो एंड में उसकी एक प्रिंट डमी आती है, तो कितना आपको प्राउड फील होता है। आई एडमायर दोज पीपल हु आर वर्किंग। मैं नए बच्चों को भी, जो लोग कॉमिक बना रहे हैं, किसी भी माध्यम का बना रहे हैं, किसी भी तरीके का बना रहे हैं, मुझे उनका हाथ में जब उनकी किताब लेते हैं तो बहुत सीना चौड़ा हो जाता है कि यार कैसे बनाया होगा, क्योंकि आई नो द जर्नी। एक कॉमिक बनाने में क्या क्या लगता है, ये सब ब्लड एंड स्वेट देयर। तो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए कॉमिक में। लोगों को उनकी किताबें खरीदनी चाहिए, अपने कलेक्शन में रखनी चाहिए। और ये राइट टाइम है अगर आप सीरियस हैं और आपने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं, जिन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है मेरा लाइफ टाइम, मुझे एनिमेशन करना है, मुझे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट से पढ़ाई कर रहे हैं, BFA कर रहे हैं, MFA कर रहे हैं, तो ये वही चीज़ है भाई। आपने इतना टाइम अपना डिवोट किया है, आप कॉमिक भी बना सकते हैं, एक अच्छा खासा मार्केट है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करने वाली है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे या अवेलेबिलिटी पे, कि आपकी जो किताब है वो अवेलेबल रहे हर जगह पे। अलग अलग प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, अलग अलग इंडी कॉमिक के प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। तो ये एकदम राइट टाइम है अगर आपका जरा सा भी इंटरेस्ट है और आप कैपेबल हैं और आप बना सकते हैं कॉमिक। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू sharpen your ability and start working। और सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, आप अपना काम लोगों को दिखाइए, आपको रास्ता मिलेगा। मेरे से संपर्क में है तो मेरे से ही मिलिए और मुझे अपना काम दिखाइए। तो कोशिश करेंगे जितना हो सके, मैं भी आपकी मदद करूंगा। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसको कोई तो बताए। मतलब कोई क्रिएटिव पर्सन जो कॉमिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उनको कोशिश करिए, तलाश करिए उनको। मैं भी चाहूँगा कि कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे बहुत सारा कॉमिक रिलेटेड लोग आ रहे हों और उस जगह पे मुझे बुलाया जाए टू डू अ फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू। मैं ये काम करता रहा हूँ शुरू से, और सिंगापुर में भी था। तो जो बच्चे एडमिशन लेने आते थे उनको मैं एक फ्री पोर्टफोलियो वर्कशॉप टाइप का मैं कुछ करता था, जिसमें सारे बच्चे आते थे अपना काम वाम लेके। वो DigiPen के स्टूडेंट हो या ना हो, उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो कोई ओपन हाउस होता था, उसमें मैं एक अपनी कोने में एक जगह में बैठा हूँ, कम से कम 60-70 लोग आए हैं पोर्टफोलियो लेके, और पूछने के लिए कि क्या मैं आई एम गुड इनफ टू एंटर क्रिएटिव वर्ल्ड। और अब भारत सरकार सही काम कर रही है, लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है कि सही दिशा में प्रयास होगा। आज से 17-18 साल पहले ऑरेंज इकोनॉमी पे सिंगापुर ने भी बहुत काम किया था। उन्होंने जो बेस्ट गेम स्कूल था DigiPen, उसको बुलाया, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए भी कुछ यूनिवर्सिटी को बुलाया, और एक सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से एक संस्था उन्होंने खोली। एक 6th यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, जहाँ पे टेक्निकल पढ़ाई होती थी। और साथ में उन्होंने जितने भी गेम इंडस्ट्री की कंपनियां हैं जो, या VFX इंडस्ट्री की, या इन सबको उन्होंने अपने यहाँ बुला के और बहुत अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ स्टूडेंट एक तरफ से पढ़ाई कर रहे थे और एक तरफ से जॉब पा रहे थे।
तो ये एक्सपीरियंस मेरा ऑलरेडी है और दिस इज़ हाउ आई ट्राई टू हेल्प दैट कंट्री. आई कंट्रीब्यूटेड माई टाइम टू teach students so that they can serve their own country, Singapore, and I'm so proud that all the students, they are doing wonderful job. इंडिया में भी है, अभी शुरुआत हुई है, हम भी आगे जाएंगे. आगे चल के आप लोग भी नज़र बनाए रखिए कि क्या क्या पॉलिसी आती है, क्या क्या एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है. मैं भी नज़र बनाया हुआ हूँ. हर स्टेट में एक ABGC का कुछ खुल रहा है और बहुत ही आनंद का विषय है, जहाँ पे क्रिएटिव्स लोग हैं, जो लोग क्रिएटिव हैं इंडिया में, ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, या जो लोग नए आ रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश हो रही है. तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो अभी हमको नहीं पता है, क्योंकि हम बाहरी आदमी हैं, अभी हम ABGC पॉलिसी में जुड़े नहीं हैं. जुड़ेंगे, देखते हैं कैसे होता है. तो कपड़े का रेंडर थोड़ा सा अलग होता है. देखिए, मैं आर्किटेक्चर बना रहा हूँ, तो मैंने एक पर्सपेक्टिव ग्रिड ले लिया, जिसके अंदर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, और उससे ना जो मैंने फ्री हैंड जो बिल्डिंग्स बनाई थी वो मैं करेक्ट कर रहा हूँ. ये थोड़ा पॉइंट टू बी नोटेड कि मैं पर्सपेक्टिव पहले बना लिया, बनाने के बाद पर्सपेक्टिव ग्रिड को लेके करेक्शन कर रहा हूँ. ग्रिड लगा के नहीं बना रहा हूं, करेक्शन कर रहा हूं. यू अंडरस्टैंड क्या है फर्क? तो पर्सपेक्टिव इज अ टूल टू हेल्प यू टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ डेप्थ. बस इतना ही परिभाषा है पर्सपेक्टिव का. तो जो हमको ग्रिड मिल रहे हैं, जो कि येलो लाइन जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, और ब्लू लाइन, और ये जो ऊपर से जो लाइन आ रही है वो सीधी आ रही है. इसमें कुछ ओवल शेप भी हैं, क्योंकि अगर आप ग्रिड से बना रहे हैं ना, तो ये ओवल शेप वाले में आप फंस जाएंगे कि ये कहाँ से कहाँ जाएगा. तो पर्सपेक्टिव की क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ पे, और ये हमने थोड़ा डिटेल में कर लिया, और अब वो ग्रिड हमने हटा दिया, और मैं थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करूँगा कलर से. और जो लाइन क्वालिटी है ना बैकग्राउंड की, वो मैं थोड़ा पतला रखूँगा, ताकि ये भी एक रूल है. आप जो लोग इंकर हैं वो आपको बता देंगे बड़े अच्छे से कि जो सामने की चीज़ें होती है उसके लिए हम थोड़े से कंपैरेटिवली थिकर लाइन यूज़ करते हैं, और जो बैकग्राउंड की लाइन होती है वो हम कंपैरेटिवली थोड़ा सा थिन रखते हैं, ताकि वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो, जिससे हमको डिस्टेंस का एक इल्यूजन मिले. और फ्री हैंड बना रहा हूँ, मतलब वो आर्टिस्ट से क्या जो सीधी लाइन न खींच सके. छोटा सा ही तो छपना है पीछे, बस पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए, दैट्स इट. तो थोड़ा सा रॉयल मैं पाटलिपुत्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. जिस तरह का आर्किटेक्चर है, इंडियन आर्किटेक्चर में ना बहुत तरह के आर्किटेक्चर हैं. मतलब जो कॉमिक इलस्ट्रेटर है उसको, या जो मैट पेंटर है, दे शुड लर्न इंडियन आर्किटेक्चर. जब भी हम कुछ रॉयल जैसा कुछ बनाते हैं, और उसमें जो हमारा भारतीय इसका आर्किटेक्चर है, राजस्थान में दिखता है हर बिल्डिंग. मतलब आप जोधपुर चले जाएं, जैसलमेर चले जाएं, और वो एक आर्किटेक्चर है जो हमारे किसी भी बाहरी विदेशी आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है. दिल्ली में काफ़ी कुछ आपको मुग़ल आर्किटेक्चर से मिलता जुलता मिल जाएगा, आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत उन्होंने राष्ट्रपति भवन में, जब मैं वो डोम देखता हूँ जो सांची का स्तूप उन्होंने बनाया, तो थोड़ा सा इंडियन है. हाथी भी हैं बहुत सारे. जब आप राजपथ पे चलेंगे, तो राजपथ का नाम शायद बदल गया, मैं भूल गया क्या नाम हुआ था, अभी नया कुछ बात हो रही थी उस पर. तो प्रगति पथ, मुझे बताइएगा, मैं भूल गया कुछ. अभी 26 जनवरी के आसपास कुछ नया नाम सुनने को मिला था. कर्तव्य पथ, बताइए जरूर. तो राजपथ पे जो पिलर्स हैं उसमें हाथी का स्वरूप दिखता है, और जो लखनऊ में अम्बेडकर पार्क है उसके अंदर भी स्तूप दिखाई देते हैं और हाथी दिखाई देते हैं. और उसको राजनीति से न जोड़िए, मायावती ने बनाया, इसका मतलब क्या, खूबसूरत तो है ही है. तो अभी भी जो इंडिया का जो अगर आप मैट पेंटर हैं तो राजस्थान का देखिए जो आर्किटेक्चर है एकदम अनटच्ड है. तो देखिए, पहले ये मैंने इंकिंग कंप्लीट कर दी, टाइम लगता है लेकिन ये इंकिंग हो गई, और
एकदम शार्प लाइन आते हैं डिजिटल। आप मिला के देख लीजिएगा, ट्रेडिशनल और डिजिटल कोई फर्क नहीं है भाई। और ये हमने एक ऐसे ही रैंडमली फ्लैट कलर कर दिया, अलग अलग लेयर पे सारी चीजें डाल दी। ये भी मैं पढ़ाता हूँ कि कैसे लेयरिंग करते हैं, कैसे फ्लैट कलर करते हैं। ये सब चीजें हमारे कोर्स कैरिकुलम में है जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। सिर्फ 2 महीने निकालने आपको। तो देखिए, मैं इसको मैं कलर ब्लॉकिंग बोलता हूँ। एक लाइट सोर्स ले लिया और सूर्यास्त का समय है, युद्ध अभी समाप्त हुआ है और ऑलरेडी हमारा वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो गया है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और ये हम अच्छे से इसके अंदर लाइट को समझते हुए थोड़े डार्क वैल्यू स्किन टोन पे डाल रहे हैं। और बहुत डार्क करने का मतलब नहीं है। स्किन टोन में जब हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो मैं ट्रेडिशनल वे से भी स्किन टोन समझाता हूँ उनको कैसे करते हैं। और द ओल्ड मास्टर्स स्टाइल भी, रेम्ब्रांड, रूबेंस, ये लोग कैसे स्किन टोन निकालते हैं वो भी हम इनको पढ़ाते हैं। और कितना कूलर कलर होते हैं, कितने वार्मर कलर होते हैं। और ये जो बीमारी लोगों ने पाल रखी है ना कि कलर पिक करते हैं इधर उधर से जाके, वो भी हम ये बीमारी छुड़ा देते हैं। तो हमारे यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे और हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती है, तो आप कहीं भी रहें, हिंदुस्तान में या विदेश में कहीं भी रहें, और आप हमसे सीख रहे हैं। और जो लोग हमारे यूट्यूब के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं उनके लिए उनको बहुत बधाई हो। और आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि भारत में हर गली मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में एक कॉमिक इलस्ट्रेटर बसता है। आपको पता होना चाहिए। और उनका इंटरेस्ट लेवल बहुत कुछ है, बट चॉइस ही नहीं है ना इंडिया में मान लीजिए आप कॉमिक इलस्ट्रेटर बनना चाह रहे हैं और आपने पढ़ाई कर ली है, आपका BFA MFA सब कंप्लीट हो गया है, आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यू हैव टू मूव टू कॉमिक इंडस्ट्री। तो आपके पास 4 साल तो नहीं बचे हैं ना कि 4 साल जाके और कहीं से डिग्री ले रहे हैं। आपने ले लिया डिग्री, आप कहीं से पढ़ लीजिए, एनिमेशन वगैरह जो भी आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। अगर आपको कॉमिक इलस्ट्रेटर बनना है तो आपको 2 महीने निकालने हैं, दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ लीजिए। 2 महीने पढ़ के और 2 महीने में आप अपना करियर शिफ्ट करिए या कॉमिक इलस्ट्रेटर बनिए और देश का नाम रोशन करिए। क्योंकि मेरे पास एक कैरिकुलम है जो कि टेस्टेड ओके है, लोग पढ़ रहे हैं और कॉमिक इलस्ट्रेटर बन रहे हैं। पहले भी बने थे, आज भी। प्रमोशन भी हो गया। नहीं, सच्ची बात कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं जो कि जीवन में किसी दबाव से किसी और इंडस्ट्री में चले गए थे। हर तरह से प्रयास हो रहे हैं देश में क्रिएट इन इंडिया का, तो मेरा ही प्रयास जारी है। तो लाइट इज अ फाउंडेशनल टूल। लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हम लाइट आपको समझा रहे हैं। तो एक तरफ से लाइट आ रही है और एक तरफ उसका शैडो बन रहा है। लाइट एंड शैडो, ये पेंटिंग का तरीका है जिसके अंदर लाइट भी हम देख रहे हैं और शैडो भी देख रहे हैं। और बहुत सारा कलर मैंने यूज़ किया, थोड़े से कूलर यूज़ किया, थोड़े से वार्मर कलर यूज़ किया। और अब ये जो ज्वेलरी है इसको मैं थोड़ा डार्कर टोनर वैल्यू डाल रहा हूँ। जो पीला पीला ज्वेलरी हम बनाते हैं ना, वो मेरे को बहुत मज़ा नहीं आता उसके अंदर। ये पंच धातु की ज्वेलरी हम मान के चल रहे हैं क्योंकि ये आर्मर की तरह भी काम कर रहा है। ये आप युद्ध के मैदान में गए हैं तो पंच धातु जो है वो हमारे यहाँ BHU में मेटल कास्टिंग की क्लासेस होती थी। तो मेरे गुरुदेव लोग थे जो बच्चों को सिखाते थे मेटल कास्टिंग क्या होता है। तो उसको बहुत मतलब 2-3 फर्नेस थे जहाँ पे उसको मेटल को गला के और पोर करते थे किसी मोल्ड के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमने अपने बचपने में देखा था। और बच्चे जो स्कल्पचर वाले थे वो बांकुड़ा गए थे। बांकुड़ा में एक मेटल कास्टिंग का एक हमारा सदियों पुराना तरीका है जो आज भी जीवित है।
तो बांकुड़ा के स्कल्पचर्स आपको मिल जाएंगे। एयरपोर्ट वगैरह पे आप जाएंगे ना किसी अच्छे एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे वो हैंडीक्राफ्ट में आता है, लेकिन मेरे लिए तो वो आर्ट ही है। और तो ये है एनाटॉमी, आप देख लीजिए, पॉप आउट हो रहा है अच्छे से। अगर लाइटिंग हो और आपको अच्छा ज्ञान हो कलर का, तो कलर थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कलर थ्योरी से ज़्यादा है ज़रूरी कि आप जो रंग इधर उधर देख रहे हैं उसको आप ऑब्जर्व करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। मतलब ऑब्जर्वेशन अबाउट कलर, कोई भी चीज़, एंड आर्ट एप्रिसिएशन, मतलब कोई भी चीज़ सुंदर लग रही है तो क्यों लग रही है, वाई। एक कोई लड़की बार बार कोई कपड़ा पहनती है तो पूछती है ना 4 लोगों से कि अच्छा लग रहा है, ये वाला इसके साथ जा रहा है, ये इससे मैच हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कलर थ्योरी चल रहा है वहाँ पे। तो ऑब्जर्व करा करिए कि क्या तरीके हैं जिससे कोई चीज़ सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन का। और डेली यूज में अब ये, इसमें हम क्या ही कलर थ्योरी के बारे में बात करें, इसके अंदर ये समझ लीजिए कि मोटी मोटी चीज बता दे रहे हैं। देखिए ये 2 कैरेक्टर हैं, मतलब एक ही किरदार हैं लेकिन 2 जगह बनाए गए हैं। तो एक में हमने थोड़े कूलर कलर ज्यादा यूज किए हैं, जैसे ग्रीन इज अ कूलर कलर, पर्पल इज इन बिटवीन, मतलब वो वार्मर भी है कूलर भी है, लेकिन उसमें हम थोड़े से वो वाले शेड डाले हैं कूलर वाले। और ये ऑरेंज इन्होंने पहन रखा है, तो ये जो ऑरेंज इन्होंने पहना है ये वाले कलर उनमें नहीं तो ना ये दोनों बहुत मिक्स से लगेंगे। और साइज प्रोपोर्शन चेंज है और इनका अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज है। तो ये काम है, वो वॉरियर हैं। तो लाइट देखिए, मतलब लाइट हमको डालना है, लाइट पॉप आउट हो रहा है, कहाँ से कहाँ लाइट पड़ेगा और शैडो कितना पड़ेगा। तो शैडो से हम चीज़ों को कट डाउन कर देते हैं थोड़ा। और जो मैंने थंबनेल जो शुरू में बनाया था ना, उसी समय ये सारा प्लान कर लिया था मैंने कि कहाँ कितना लाइट रखना है, कितना कम रखना है। अब ये जो वाद्य यंत्र है इसको हमने थोड़ा सा अलग कलर किया। अब इसके अंदर ना ये थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज भी डाल रहे हैं, क्योंकि उसका जो बॉटम वाला पार्ट है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा और एक तरह का रिफ्लेक्शन समझ लीजिए। और क्या मटेरियल है इस वाद्य यंत्र का ये हमको नहीं पता, मतलब वीणा वगैरह तो हम कद्दू से बना लेते हैं, बट ये जो सिलिंड्रिकल फॉर्म है ये पता नहीं कैसे बना होगा। बट ईश्वर ने चाहा तो मैं कहीं जाके ये ऑथेंटिक ओरिजिनल देख भी पाऊंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि ये वाद्य यंत्र समुद्रगुप्त बजाया करते थे। धन्य है भारत देश, हमारी संस्कृति और जो थोड़ा बहुत हम लोग इतिहास जान पाएंगे इस कॉमिक के माध्यम से, वो तो अद्भुत ही रहेगा। और ये एकदम बिल्कुल अद्भुत सा प्रोजेक्ट है जिसको मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट चल रहा है करीब 20 साल तो हो ही गए, 20-30 साल से। जब से गूगल आया ना तो उससे तो और भी ज़्यादा हो गया ये सारी चीज़ें। पहले तो सिर्फ फिजिकल किताबें मिला करती थी, गूगल से चीज़ें और दिखने लगती हैं। और दैट गूगल पोक मी ऑलवेज कि यार दिलीप कर क्या रहे हो, तुमको ये वाला कौन बनाएगा, तुमने बनाया तो कौन बनाएगा। तो अब थोड़ा सा लाइट हम बैकग्राउंड पे भी डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बहुत ब्राइट है ना आसमान, तो कहीं ऐसा ना हो कि आंख में चुभे। हालांकि अगर मैं डल कर दूंगा तो भी अच्छा ही लगेगा। तो अब ये बैकग्राउंड में कुछ वॉरियर हैं, जो वॉर लाइक सिचुएशन है, कुछ लोग हैं, इनको मैं बहुत डिटेल में नहीं डालना चाह रहा। मैं इन लोगों को एक हाईलाइट डाल दे रहा हूँ। और ऐसा ना हो कि मैं बहुत, अगर हम इसको डिटेल में कर देंगे ना तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहीं ना दब जाए। तो इस वजह से मोनोक्रोमेटिक रखे हैं जो वॉर लाइक सिचुएशन है। और ये फ़ायदा है, अगर आप डिजिटल इंक कर रहे हैं ना, यू कैन एक्चुअली गो विथ ऑल द डिटेल्स ऑफ द सोल्जर। इतना छोटा भी रहेगा ना तो आप ज्वेलरी बना सकते हो, उनके फेशियल एक्सप्रेशन बना सकते हो, उनके जो बॉडी के जो आर्मर है वो भी बना सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप डिजिटल इंकिंग करते हैं। तो थोड़ा मिसलिनियस करेंगे कुछ पे, जो बहुत एक्सट्रीम क्लोजअप वाले जो कवर पेज होंगे वो मैं ट्रेडिशनली कर दूंगा और कुछ जो होंगे वो मैं डिजिटल करूंगा। तो 30 वीडियो हैं जिसमें अभी हम सिर्फ तीसरे पे पहुंचे। तो अभी भी काफ़ी काम है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आई कैन रिविजिट माई ओन कंट्री हिस्ट्री एंड मेनी पीपल हु the newcomers they should know कि we have so many content already there available
जिसपे हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करना है। और जब ये सीरीज़ हो जाएगी, अभी से नहीं बोलना चाहिए, बट उसके बाद फिक्शन पे बहुत काम हालांकि मैंने कर रखा, आप देख लेना। मतलब हमारे वीडियो पे बहुत कुछ है ऑलरेडी, और घंटों का वीडियो, घंटे की वीडियो 200-250 तो वीडियो हमने डाल ही दी। तो कंटेंट, इंडियन कंटेंट की कोई कमी नहीं है, इंडिया में कंटेंट की कोई कमी नहीं है। वी डोंट नीड टू बॉदर, वी डोंट नीड टू बोरो एनी कंटेंट फ्रॉम एनी अदर आउटसाइड। अभी तो बहुत सारे सुपर हीरो चाहिए भारत को बचाने के लिए, और विदेशी सुपर हीरो तो आएंगे नहीं। तो एक सुपर हीरो की सीरीज बनाता हूँ मैं, 100-200 सुपर हीरो बनाए तब जाके मजा आए। हालांकि बहुत सारे बने रखे हैं, उन्हीं को हम जानबूझ के प्रिंट नहीं कर रहे हैं। मेरे कुछ कॉमिक के प्रेमी हैं, वो अभी तक वेट कर रहे हैं पिछले 2 साल से। अच्छी बात है, वो मेरा टीचिंग कंटेंट है आज की डेट में। तो ये हो गया हमारा डिजिटल इंकिंग, और ये हो गया हमारा कवर पेज। उम्मीद है ये प्रोसेस आपको पूरा समझ में आया, और इसी तरह से इसका सारा सीरीज पे काम करूँगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी। आप लोग को होली की शुभकामनाएं, और हमारे बैचेज जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं मार्च में ही। अगर किसी को पढ़ना है तो संपर्क करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।